नमस्कार एंड वेलकम टू सर उठा के जियो टेल्स ब्रॉट टू यू बाय एचडीएफसी लाइफ। ये जो सोच है सर उठा के जियो, इस सोच से कई लोग प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि क्या लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए सही है। अक्सर लोग छोटे शहरों से ये भी पूछते हैं कि हमारे पास सिंगल इनकम फैमिली है और महीने के आखिर में इतनी इनकम नहीं बचती कि उसे बचाया जा सके। इतनी कम सेविंग्स में हम इन्वेस्ट कैसे करें? इसका जवाब बहुत ही इजी और सिंपल है। अब इंश्योरेंस खरीदना बहुत आसान है क्योंकि आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने सपनों की तरफ, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने से कई एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि आपके खुद के सपने तो पूरे होंगे ही, साथ ही साथ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ये थे आपके भेजे हुए कुछ सवाल और उम्मीद रखती हूँ कि आपको इनके जवाब भी मिल गए होंगे। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर उठा के जियो टेल्स में हम मिलते हैं उन हस्तियों से जिनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है। आज मैं आपको एक ऐसी ही इंस्पायरिंग हस्ती से मिलवाना चाहती हूँ जो कि राजस्थान के पिपलांतरी गांव के हैं। साल 2007 में इन्होंने अपनी 17 वर्ष की बेटी को खो दिया, लेकिन उस मुश्किल वक्त से उभरने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनके गांव में जब भी किसी घर में एक बेटी पैदा होगी तो उसके नाम में 10,000 रुपए की एफडी खोली जाएगी। प्लीज गिव इट अप फॉर आवर गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट, श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर उठा के जियो टेल्स में। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमसे जुड़ पाए और हम आशा करते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। मुझे भी आपसे मिलकर आपकी पूरी टीम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसका नाम सर उठा के जियो टेल्स, मतलब इतनी एक अच्छी टीम से मुझे मिलना हो रहा है, मेरे लिए बड़ा गर्व का और बड़ा अच्छा विषय है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और क्योंकि बात शुरुआत की है तो हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए, और जब आपने ये काम शुरू किया तब से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा है? देखिए, मेरा जीवन बड़ा विचित्र और बड़ी कठिनाइयों भरा मेरा जीवन रहा है। और संघर्ष, पता नहीं कुदरत ने मेरे खाते में लिख दिया है कि मैंने बचपन से ही संघर्ष शुरू किया है। मैं जब 6 साल का था तो मेरी माता जी का देहावसान हो गया था। और एक बड़ा किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश में पलने वाले परिवार के में जन्म लेने के बाद बड़ी कठिनाइयों से हमने जीवन जिया है और जीवन की शुरुआत की है। और उसके बाद मैंने बहुत 8वीं तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं बाहर मजदूरी के लिए मेरे भाई और दूसरे परिवार के लोगों के साथ बाहर उनके यहाँ काम पर गया। और वहां जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं हो सकती है। पता नहीं कुदरत ने मेरा साथ, मुझे हर समय मार्गदर्शन किया है मेरा। तो मुझे वहां भी उन्होंने टिकने नहीं दिया, और कुदरत ने और मुझे मेरे गांव में वापस लाकर खड़ा कर दिया। और मेरे गांव में आने के बाद मुझे लगा कि मेरे गांव में महिलाओं के लिए पीने का पानी नहीं है, स्कूलें नहीं है, आंगनबाड़ियां नहीं है, पर्याप्त नहीं है। पानी, धरती माता सूख चुकी है। गांवों में इतने बड़े स्तर पर मार्बल की माइनिंग हो रही है। और लोग खुशहाल नहीं है, लोग बहुत परेशान है। मेरे गांव में डूबती हुई धरती माता को, धरती माता का सीना चीरा जा रहा हो, उस दुखद स्थिति में धरती माता की कैसे मैं सेवा कर सकूं। और मैं गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा और इस मेरे जीवन की शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि कुदरत ने मुझे सही रास्ते पर लाने का काम किया है और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। और 2007 में श्याम सुंदर जी, आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से आपकी सोच, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। आपको कैसे हिम्मत मिली उस स्थिति से बाहर आने की? मेरे हाथों में, मेरी सामने जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। और सामान्य तौर पर एक पिता की सबसे बड़ी दूधती नस होती है, सबसे लाडला अगर कोई होती है तो वो पहली संतान होती है, और वो भी बेटी हो तो वो सबसे ज्यादा लाडली होती है। तो उस परिस्थिति में मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं क्या बताऊं इसके लिए। तो जिस पर ये चीज गुजरती है, जिसके साथ ये घटना होती है, इस बात को वही पिता समझ सकता है। तो उसके बाद मेरे मन में ही विचार आया। 12 दिन जब घर पर बैठकर हम बिलखते रहे, तड़पते रहे और संभल नहीं पाए। उसके बाद परिवार के लोगों ने और दूसरे हमारे मिलने वालों ने कहा कि अब निकलिए बाहर। तो फिर मैंने बेटी के नाम पर, हमारी बंजर जमीनों पर, जो जमीनें बंजर थी, अतिक्रमण से भरी हुई थी, उस जमीन पर मैंने बेटी के नाम पर एक कदम का पौधा लगाया, पीपल के पौधे लगाए। और ये तय किया कि इस जमीन को उपजाऊ करूंगा, इस जमीन को बचाऊंगा, इस जमीन को पानीदार बनाऊंगा।
और यहाँ की बेटियों को आत्मनिर्भर करके बेटियों को बचाने पर काम करूंगा। तो जब मैंने बेटी के नाम पर पेड़ लगाना शुरू किया और फिर ये तय किया कि इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में जितने भी लड़कियों का जन्म होगा, सबका पिता बनूंगा, सबके लिए कुछ न कुछ करूंगा और इस बेटी को अमर करने का काम करूंगा। तो उस बेटी को आधार मानकर हमने फिर बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना, फिर बेटियों के नाम पर लगाए हुए पेड़ों को पानी देने के लिए जल संरक्षण का काम करना। तो बेटी और पेड़ लगाना, तो बेटी, पानी और पेड़ जुड़ गया। जब पेड़ बड़ी संख्या में वहां धीरे धीरे दिखने लगे तो वहां के वन्य जीव पक्षी वापस आने लगे। तो बेटी, पानी, पेड़ और वन्य जीव, और धीरे धीरे लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिलने लगा, पौधे लगाने के काम का रोजगार मिल रहा है। फिर हमने बहुत बड़ी संख्या में वहां 50,000 बांस लगाए, 50,000 आंवला लगाए, और एक हमारा गांव धीरे धीरे आदर्श गांव बन गया। उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे। और इस गांव का नाम जब सरकारों की नजर में आया तो सरकारों ने भी वहां पर पानी की स्कीमें, वहां पर स्कूलें खोलना, आंगनवाड़ियां खोलना, सड़कें बनाना, ये सब काम धीरे धीरे हो गया। पर एक पवित्र काम जब हमने किया कि बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे, तो फिर अपने आप पानी भी रुकने लगा, आवश्यकता के अनुसार पेड़ भी लगने लग गए, स्कूलें भी होने लग गई, पानी वाटर सप्लाई की स्कीमें भी होने लगी, और सब काम उस बेटी को आधार मानकर जब हमने किया, तो उस बेटी की कृपा से, इस प्रकृति की कृपा से हमारा सबका जीवन, गांव के लोगों का सफल होगा और सुधर रहा है। जी। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जब भी पिपलांत्री में एक बेटी पैदा होती है तो उसके नाम पर 100 तकरीबन 100 पेड़ लगाए जाते हैं, क्या ये सच है? हमारी ग्राम पंचायत में हमने कई तरह के नवाचार किए हैं। हमने गांव की बेटियों के जन्म पर, उस बेटी की स्मृति में, किरण की स्मृति में, हमने तय किया कि इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर हमारी बंजर जमीनों पर, हमारी कॉमन लैंड, उस रिजर्व लैंड को बचाना है। तो उस पर हमने हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाना तय किया। और फिर जब बेटियां बड़ी होने लगी तो बेटियां अगले साल से ही उस पेड़ को राखी बांधकर एक मैसेज देगी कि यह पेड़ मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर लगाया था, और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। पहले पेड़ को राखी बांधकर उसको बचाने का संकल्प लूंगी, और उसके बाद मेरे भाई को राखी बांधूंगी। इस तरह की परंपराएं हमने शुरू की है, जो आज पूरे देश और विश्व के लिए, विश्व में अपनाई जा रही है, और उसको विश्व के लिए आदर्श बन रही है। बहुत ही खूबसूरत भावना है ये सर, और ये जान के बहुत खुशी हुई कि पिपलांत्री में प्रकृति को इतना महत्व दिया जाता है। अब मैं आपसे एक और चीज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब अपना काम शुरू किया, आपने जब ये सफर शुरू किया, तो क्या आपको किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत ही गर्व होता है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा कि आदर्श गांव पर कैसे काम किया जाए। तो देखिए, मैंने एक विषय को लेकर काम किया, और मैंने अपने आप को सबसे पहले इसके लिए ठीक किया। मैं इतना ईमानदारी से काम करूंगा कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा, मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा, मेरा घर परिवार मेरे काम धंधे, मेरी खेती बाड़ी से चलना चाहिए। और मैंने गांव वालों को भी एक प्रतिज्ञा दिलाई कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा की। आप इस तरह का काम कीजिए, इस नीति बनाने वाले पॉलिसी मेकर आपसे आकर पूछे कि हमने योजना तो पूरे देश के लिए बनाई थी, पर ये आपके गांव में इतनी सुंदर कैसे दिखती है। तो इसमें आपका आपका सहयोग होना चाहिए, आपकी जन सहभागिता होनी चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। परेशानियां तो कई तरह की आती है, आप किसी भी तरह का काम करोगे परेशानी आ जाएगी, पर जन समुदाय को विश्वास हो जाता है और फिर आपके साथ जुड़ जाता है, तो फिर परेशानियां गौण हो जाती जी। और मुझे ना एक कहावत याद आ रही है कि हम अकेले ही चले थे जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुझे लगता है विश्वास की कहानी कुछ इसी तरह की होती है कि आप बस चलते चलिए और आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। अब ना मैं आपका ध्यान एक और तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। और आपके अनुभव में छोटे शहरों में लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कितने जागरूक हैं? है। हर गांव में आज सरकार स्कूलें खोल रही है, आंगनबाड़ियां खोल रही है, हर घर में नल से पानी दिया जा रहा है, हर गांव में, हर घर तक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड पहुंचे, इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही। तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव आ रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हमारा देश बदल रहा है। और इस बदलते हुए समय में, इस बदलते हुए देश को आवश्यकता है हमारी इनकम में से कुछ बचाकर उसको सेव करने की। लोग इसमें पूरी तरह जागरूक है। और मेरा तो आपके माध्यम से सभी को यही आग्रह है कि हमारी कमाई में से, हमारी इनकम में से जितना भी हो सके, हम हमारे भविष्य को संवारने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हम उसको जमा करें, और ऐसी पॉलिसी देखें जिससे आगे आने वाले समय में बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक साबित हो। और इस पर हमने काम किया है। हमारे गांव की बेटियां, जहाँ पर
हर बेटी के नाम पर 31,000 रुपये, 21,000 गांव वाले इकट्ठा करके देंगे, 10,000 उसके पिता देगा। और उसके बाद उस पैसे को पॉलिसियों में डाल दिया है। जब बच्ची बड़ी होगी, बालिग होगी, तो उसके लिए उसकी शिक्षा और उसकी आगे शादी में काम आएगा। जीवन को आगे बढ़ाने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा बहुत मायने रखता है। और वो पैसा बचेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ऐसा हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ी सी चर्चा भविष्य के बारे में कर लेते हैं। मैं आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगी श्याम सुंदर जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आगे जो आप सोच रहे हैं वो क्या है। हम लोगों ने जो काम किया है, ये काम पूरे देश में फैले और देश की सीमाओं के बाहर भी जाए, क्योंकि प्रकृति कोई सीमाओं के बंधन में नहीं रहती है। हर व्यक्ति को घर में पानी मिले नल से, महिलाओं को पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, गांव की कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं रहे, शिक्षा उसको निश्चित तौर पर मिले। और हर हाथ में रोजगार हो, गांव की गरीब से गरीब महिला के हाथ में भी रोजगार हो, उसका जीवन यापन चले, इतना रोजगार उतना पैसा उसको मिल जाए। और हमारी प्रकृति, हमारी जमीनें, ये प्रदूषण से मुक्त मुक्त हो, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार मिले। गांव का वन्य जीव जितना सुरक्षित रहे, जितना अधिकार गांव की जमीनों पर इंसानों का है, उतना ही अधिकार गांव के वन्य जीवों का भी हो। इस तरह के काम पर हम लगे और एक गांव से निकलकर दूसरा गांव, दूसरे गांव से दूसरी ग्राम पंचायत, फिर जिला, और फिर प्रदेश, और पूरे देश में इस तरह के काम हो, इस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ आकर, लगभग 200 लोग रोज आ रहे हैं, सीख रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सरपंच और जनप्रतिनिधि, किसान आकर हमारे यहाँ सीख रहे हैं। और मुझे भी इस काम के लिए जगह जगह बुलाया जाता है, आईएएस ट्रेनिंग के लिए, आईपीएस की ट्रेनिंग, फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग है। मैं मानता हूँ कि हमने जो कर लिया है वो सिर्फ एक गांव में करने से काम नहीं चलेगा। जब तक पूरे देश में इस तरह के काम नहीं होंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, हम प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इस पर मैं काम कर। बिल्कुल सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर उठा के जियो टेल्स में। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर पाए। तो ये थी कहानी हमारे गेस्ट श्याम सुंदर पालीवाल जी की, और इनकी कहानी हमारे लिए सचमुच प्रेरणादायक है। अब यहाँ सर उठा के जियो टेल्स पे हम आपकी कहानियां सुनना चाहेंगे, यानी कि हमारे दर्शकों की, हमारे श्रोताओं की। योर स्टोरीज ऑफ बाउंसिंग बैक फ्रॉम टफ सिचुएशंस, दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू फेस चैलेंजेस हेड ऑन एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर। अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, और आप हमारे साथ अपनी कहानियां भी शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी sukjpodcast@hdfclife.com पर। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। एंड रिमेंबर, द बेस्ट वे टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी इज टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। एंड विद दैट, इट्स अ रैप ऑन दिस एपिसोड ऑफ सर उठा के जियो टेल्स। सी यू।